नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। सरकार की तरफ से बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इससे किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत खाताधारकों को पैसा 90 दिनों के भीतर मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि बैंक डूबने की स्थिति में ग्राहकों को 90 दिनों के भीतर बैंक जमा पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। यानी सरकार ग्राहकों के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर उनके बैंक बंद हो जाते हैं या पैसे निकालने पर प्रतिबंध लग जाता है तो 5 लाख रुपए ग्राहकों का सुरक्षित होगा। इस कदम से जमाकर्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंच सुनिश्चित करने और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के विफल होने पर DICGC कवर के लिए आसान और समयबद्ध पहुंच का वादा किया है। दरअसल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी, जिसे अब सरकार ने लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले के पीछे मकसद ये है कि बैंक में ग्राहकों का जमा पैसा सुरक्षित रह सके। 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड के बाद बैंक के ग्राहक अपना पैसा वापस करने की मांग करने लगे थे, जिसके बाद बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता के पैसों की सुरक्षा के लिए घोषणा की थी। बजट 2021 में निर्मला सीतारमण ने DICGC अधिनियम के तहत इंश्योर्ड बैंक डिपॉजिट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। अब इस संशोधित बिल को संसद के मॉनसून सत्र में रखे जाने की उम्मीद है। देश देशांतर में आज बात इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC एक्ट में संशोधन के प्रावधान और इसके अलग अलग पहलुओं की, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं अशोक कुमार झा, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। साथ ही मेरे साथ है AK भट्टाचार्य, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक कुमार झा सर, पहले आपसे समझूंगी, जो अब नए प्रावधान हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या बड़ी बातें हैं इसकी? अच्छा, थैंक यू। ये पहली बात तो ये है कि ये 1 लाख से 5 लाख जो इंक्रीज हुआ डिपॉजिट इंश्योरेंस का, ये पहले हो चुका था। ये पिछले साल हो गया था। अभी जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, वो डिसीजन ये है कि 90 दिन के अंदर डिपॉजिटर्स को उनके 5 लाख तक के अगर डिपॉजिट्स हैं, तो उतना उनको 90 दिन के अंदर मिल जाएगा। हम्म। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका था, जैसे आपने बताया, पंजाब, ये महाराष्ट्र पंजाब बैंक का हम्म। अ, इतने डिपॉजिटर्स थे, उनके डिपॉजिट्स थे बैंक में, लेकिन उनको एक पैसा भी नहीं मिल रहा था या बहुत कम पैसे निकल रहे थे। तो ये डिपॉजिटर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि अगर कोई बैंक का कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह से, अगर वो किसी वजह से अगर वो फेल हो गए, तो कम से कम 90 दिन के अंदर डिपॉजिटर्स को कुछ पैसे तो मिल जाएँगे 5 लाख तक। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है जो अब संशोधन के ज़रिए लागू होगी। आगे इस विधेयक को मानसून सत्र में रखे जाने की उम्मीद है। भट्टाचार्य सर, आपकी नज़र में ये फैसला कितना अहम है और कितने बड़े स्तर पर इसका फ़ायदा लोगों को होगा? देखिए, ये जो डिपॉजिटर्स जो हैं, बैंक डिपॉजिटर्स बैंक में जो जमा करते हैं, उनके लिए तो ये जो नियम की जो संशोधन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सहूलियत की बात है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1 डेढ़ साल में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी जो एक्शन लिए हैं, जो बैंकों की जो फिस्कल मैनेजमेंट में या उनकी परफॉर्मेंस में जो कमी आई थी, जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की बात की आपने आपने येस बैंक का भी हमने सुना है, जी। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। लक्ष्मी विलास बैंक था। तो ये सारे बैंकों में क्या होता है कि जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जब देखती है कि समस्या आ रही है, तो इसमें 2 चीज़ करते हैं। बैंक आज की तारीख में बैंक फेल नहीं करती। बैंक के ऊपर मोरेटोरियम कर दिया जाता है, जिसके ऊपर बैंक की जो ऑपरेशंस जो है, उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो डिपॉजिटर्स जो है, उसको अपनी डिपॉजिट को लेने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जब तक ना एक बैंक लिक्विडेट ना हो, तब तक उसको डिपॉजिटर्स को उसके पैसे लाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप 5 लाख का जो इंश्योरेंस जो है, वो आप अगर कवरेज देखेंगे तो 98%
जो डिपॉजिटर्स जो हैं हमारी, उनको कवर करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 2% ऐसे डिपॉजिटर्स हैं जो इसके बाहर आते हैं। बाकी सारे डिपॉजिटर्स इस 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज में आते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई बैंक लिक्विडेट होता है, तो जब तक ना वो लिक्विडेट होता है, तब तक वो इंश्योरेंस कवरेज बैंक की जो जो एक्सेस जो है वो नहीं मिलता था पहले। अब इस कानून की संशोधन से अब क्या होगा कि 90 दिन के अंदर वही जो 5 लाख का जो इंश्योरेंस जो प्रीमियम इंश्योरेंस जो मिलने वाला था, 5 लाख की एक्सेस, वो डिपॉजिटर्स को 90 दिन में मिल जाएगा, ना कि साल साल लग जाते हैं लिक्विडेशन होने में। उससे ये बहुत बड़ी एक सुविधा आप सहूलियत होगी। इसके साथ साथ और एक जो इश्यूज जो आएगा जी। वो है कि अगर आप डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल का अगर जो आप अमेंड करेंगे, तो जो बैंकिंग सेक्टर की जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी, उसमें इसका क्या रोल होगा? इस इंश्योरेंस अमाउंट का कि जो 5 लाख हो गया है, पिछले साल ये 1 लाख था। पिछले साल में 1 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया गया, जैसे झा साहब ने कहा। उसके साथ-साथ और एक बड़ा एक चीज़ किया गया था। बैंकों की जो प्रीमियम जो है वो बढ़ा दी गई थी। वो पहले जो प्रीमियम थी वो 10 पैसे 100 रुपए की डिपॉजिट के ऊपर, उसको बढ़ा के 12 पैसे पर 100 रुपए की डिपॉजिट में कर दिया गया है। तो क्योंकि ये जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बढ़ा इसलिए लिया गया था जिससे कि जो डिपॉजिटर्स को 5 लाख तक की जो एक सुविधा दी जा रही है वो उपलब्ध कराने में कोई फाइनेंशियल दिक्कत न हो। अब जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड ट्रेड गारंटी जो कॉर्पोरेशन जो है, उसके पास उसकी जो प्रीमियम इनकम है वो काफी बढ़ गई है। 12,000 करोड़ से 13,000 करोड़ तक आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक सामग्रिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिटर्स की सहूलियत होगी। बैंकिंग व्यवस्था से जो इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा था, उस प्रीमियम का एक सही उपयोग होगा। जो बैंक अगर लिक्विडेट होने तक जो डिपॉजिटर्स की जो देरी थी, वो देरी नहीं होगी। और 90 दिन के अंदर आपकी इंश्योरेंस की जो पैसे जो हैं 5 लाख के पैसे आपको एक्सेस करने में पहुंच में पैसे को लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। जहाँ सर जैसा अभी भट्टाचार्य सर ने बताया है कि बड़े इश्यूज़ क्या आएँगे, उन्होंने बताया अगर बैंकिंग सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो उसमें किस तरह से ये बातें आगे बढ़ी होंगी। आपको लग रहा है कि कुछ और बड़े इश्यूज़ हैं या अब तक क्या लूप होल्स रहे हैं जो सामने आते रहे हैं? नहीं, इसमें जो अभी भट्टाचार्य साहब ने भी जो कहा कि ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद डिसीजन है डिपॉजिटर्स के लिए कि कम से कम उनको 5 लाख का जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो तो मिल जाएगा। लेकिन मैं इसमें 2-3 और बात रखना चाहता हूँ। ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब 1 लाख जब हमने किया था इंश्योरेंस अमाउंट 1993 में, उसको पिछले साल बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। वो तो काफ़ी बड़ा जंप है 1 लाख से 5 लाख। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस ये अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करके देखें, तो ये 5 लाख के बजाय कम से कम साढ़े 5-6 लाख होना चाहिए था। ठीक है। तो इसमें थोड़ा वो कमी है। अच्छा, जहाँ तक कि डिपॉजिटर्स का नंबर है, वो सही है कि 98.3% जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी ने कहा कि 98.3% डिपॉजिटर्स कवर हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम डिपॉजिट्स देखें कितना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स कवर हो रहा है, तो वो 51% ही डिपॉजिट्स कवर हो रहे हैं। इंटरनेशनली अगर हम कंपेयर करें तो ये कवरेज हमारा कम है, क्योंकि अन्य विभिन्न देशों में ये करीब-करीब कवरेज 60 टू 70% होता है डिपॉजिट्स का। तो उस ख्याल से मैं समझता हूँ कि हमें कुछ और आगे कदम लेना पड़ेगा जल्दी, ताकि कम से कम हम इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उस लेवल पे हम आ जाएं। इसमें दूसरी बात ये है कि जो अच्छी बात है कि इसमें अगर किसी का 2 अकाउंट हो, एक अपना पर्सनल अकाउंट हो, एक जॉइंट अकाउंट हो कोई फैमिली मेंबर के साथ, तो दोनों कवर हो जाएंगे।
ताकि 5 लाख क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट्स पे है, तो जी। 5 लाख सिंगल अकाउंट होल्डर को मिलेगा और 5 लाख जॉइंट अकाउंट होल्डर के नाते में उनको और 5 लाख मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल सिचुएशन होगा अकाउंट होल्डर्स के लिए। ठीक अगर है। हम कंपेयर करें, जो मैंने कहा कि इंटरनेशनली क्या कंपैरिजन है, हाँ। तो अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से कि उनका कितना है डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज, हाँ। तो हमारा बहुत कम आता है। हमारा ठीक। हम देखें अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो करीब $7,000 आता है। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में तो 1.5-2 लाख डॉलर्स आ जाते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में भी काफ़ी हमसे बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। भट्टाचार्य सर, ये आंकड़े अभी बड़े दिलचस्प आंकड़े हमें झा सर ने बताए हैं, लेकिन जब निर्मला सीतारमन ने इसके बारे में जानकारी दी तो उन्होंने जो बात बोली है कि अंडर DICGC बिल 2021 98.3% of all deposits will get covered, and in terms of deposit value 50.9% deposit value will be covered. फिर साथ में उन्होंने कहा कि ग्लोबल डिपॉजिट वैल्यू इज ओनली 80% ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स, इट ओनली कवर्स 20 to 30% ऑफ डिपॉजिट वैल्यू। तो क्या है ये, अगर हम ग्लोबल डिपॉजिट वैल्यू के मुताबिक समझें, या जिस तरह से अभी हमें झा सर समझा रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज का जो डेटा है या और जो कंट्रीज का डेटा है उसके मुताबिक कम है, थोड़ा सा हमें इसे समझाइए आसान शब्दों में। देखिए, झा साहब ने जो कहा है वो एकदम सही है। जी। कि अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री के साथ तुलना करेंगे तो ये आंकड़े तो साफ है कि डिपॉजिटर्स कवरेज अच्छा है और डिपॉजिट कवरेज नीचा है। तो ये ठीक है। हमारी देश की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है उसको भी हमारे देश का जो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में जो आप समझ सकते हैं कि जो एक इनइक्वालिटी जो है वो उसको भी दर्शाता है कि अगर आप देखें 98% जो आपके जो डिपॉजिटर्स जो हैं वो 5 लाख के नीचे आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग जो हैं, लोगों की एवरेज जो डिपॉजिट बेस जो है वो कम है, वो संख्या में ज्यादा है, पर अगर आप डिपॉजिट्स देखेंगे तो डिपॉजिट के कवरेज में कम है। तो ठीक अगर है। मैं मानता हूं कि अगर ये एक सोशल बेनिफिट की तरफ से देखें आप, तो ये सोशल बेनिफिट एक एक सर्विस दे रहे हैं डिपॉजिटर को, तो मैं ये समझता हूं कि ये कवरेज काफी अच्छा है। पर अगर आप ये देखें कि अरे भाई, जो जो इंसान डिपॉजिट रख रहा है कि उसके पास 10 करोड़ है या 20 करोड़ है, उसकी तुलना में कितना कवरेज है, उसमें आप दूसरी राय सोचेंगे। पर हमारी देश की जो पर कैपिटा इनकम है, जो बैंकिंग पेनिट्रेशन जो है, जो बैंकिंग में जो डिपॉजिट रखते हैं, उसकी तुलना में अगर आप देखें, जिस देश में करीबन 1.5 लाख रुपए की पर कैपिटा इनकम है, तो उसमें मैं समझता हूं कि अगर 5 लाख रुपए की जो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, वो मैं मानता हूँ वो इक्वेशन हालांकि इन्फ्लेशन रेट के तुलना में अभी भी कम है, क्योंकि 93 से अगर आप 2020 में इन्फ्लेशन देखेंगे, इन्फ्लेशन के अनुसार ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। पर आपको ये भी देखना पड़ेगा ये एक पर कैपिटा इनकम के साथ इसकी कितनी इसकी इसकी क्या रिलेशनशिप है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के साथ इसका तुलना करने से शायद हमें एक डिफरेंट एक कंक्लूजन आएंगे। और हमें तुलना करना है ऐसे ही हमारी देश की जो जो इकोनॉमिक स्थिति वाले देश जो हैं उनके साथ अगर तुलना करके देखेंगे, मैं समझता हूँ कि ये जो कवरेज जो है ये कोई हास्यास्पद या कोई छोटी कवरेज नहीं है, अच्छी कवरेज है, बढ़ना चाहिए। पर जैसे मैंने कहा कि डिपॉजिट क्रेडिट इंश्योरेंस और गारंटी जो कॉर्पोरेशन जो है उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफी अच्छी हो गई है पिछले 4-5 सालों में, ये प्रीमियम बढ़ने के बाद। पर इसकी जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं ये डिपॉजिटर्स में आएंगी। और मैं समझता हूँ कि जो चैलेंज जब आएगा कि बैंकिंग को आप जो बैंक कंपनी की जो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन जो आएंगी, जैसे ये नॉर्मली क्या होती है कि जो आप जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी को देखते हैं, तो सॉरी नॉन बैंकिंग कंपनीज को देखते हैं। अगर आप बैंकिंग कंपनीज को जो अगर समस्या में आती है कोई फाइनेंशियल में, उसको जब आप रेजोल्यूशन करेंगे
तब आप किस तरह से ये डिपॉजिटर्स का रोल है, वो एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू आ जाएगा। आपको मालूम होगा कि पिछले 4 साल के पहले एक बहुत बड़ा एक इशू आया था कि ये डिपॉजिटर्स जो कंट्रीब्यूशन जो है वो रेजोल्यूशन प्रोसेस में इनको शामिल किया जाएगा कि नहीं। मैंने उसी चीज की एक मैंने आप इंगित सिग्नल किया था कि जब बैंकिंग रेजोल्यूशन फाइनेंशियल रेजोल्यूशन का मुद्दा आएगा तब हमें देखना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट बेस को इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। वो एक बहुत बड़ा एक विवादास्पद विषय बन सकता है। जहाँ सर ये इस पे आप क्या कहेंगे, क्या विवादास्पद विषय ये बन सकता है और इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, अभी आप देखिए कि जब 1960s में आरबीआई को स्पेशल पावर्स दिए गए वो कि वो कमर्शियल बैंक्स वगैरह को अमेलगमेट मर्ज कर सकते हैं, तो उसके बाद से 1960s के बाद से कोई भी कमर्शियल बैंक इंडिया में फेल नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी कोई बैंक का हालत डमाडोल हो जाता है तो रिजर्व बैंक उसको मर्ज कर देते हैं कमज़ोर बैंक को लेके कोई मजबूत बैंक के साथ। तो ये सिर्फ जो अभी भी जो पिछले कुछ सालों में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस से जो क्लेम्स आए हैं, ये सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक से आए, कोई कमर्शियल बैंक से क्लेम्स नहीं आए। तो इसमें इनफैक्ट एक क्वेश्चन ये आता है कि सबको क्यों बराबर प्रीमियम भरना पड़े, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक्स का कोई क्लेम्स है ही नहीं पिछले 30-40 साल से, तो वो भी उतना ही प्रीमियम डाल रहे हैं जैसे भट्टाचार्य साहब ने बताया 12 पैसे पर 100 रुपीज़। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जहाँ की ज़्यादा फेलियर्स हुए हैं, जहाँ की ज़्यादा उनको प्रीमियम जहाँ की ज़्यादा उनको पेमेंट करना पड़ा, एक तो दोनों बराबर ही प्रीमियम पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस का तो एक ये होता है प्रिंसिपल कि जिसका रिस्क ज़्यादा होता है वो ज़्यादा प्रीमियम भरते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस प्रीमियम को भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे ऐसा ना हो कि सिर्फ जो मजबूत बैंक हैं वही कमज़ोर बैंक के लिए प्रीमियम भरते रहें। और ये जो आगे जो बैंक का जो स्ट्रक्चर अभी जो प्लान हो रहा है कि बड़े-बड़े बैंक्स होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्ज होके फिर कम बैंक्स हो जाएंगे, अभी 12 हैं, 12 से शायद कम होके 4-5 ही रह जाएंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है कि बड़े साइज़ के बैंक्स हो जाएंगे। और लेकिन ये है कि बड़े बैंक्स होने का अगर बड़े बैंक फेल हो गए तो और मुश्किल होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1960s के बाद कोई कमर्शियल बैंक इंडिया में फेल नहीं हुआ है। तो हमें उससे उससे ज़रा-सा ये कॉन्फिडेंस आता है कि अगर बड़े बैंक्स हो भी जाएँगे, तो अगर वो कोई प्रॉब्लम्स अगर उसमें आएगा तो आरबीआई उसको किसी तरह से सँभाल लेंगे। ठीक है। अब थोड़ा-सा मूल सवाल है भट्टाचार्य सर, जब हम डीआईसीजीसी की बात करते हैं, तो ये एक तरह से किस तरह का स्ट्रक्चर है और इसके पास किस तरह के अधिकार हैं? थोड़ा-सा अगर ये बात समझाएँ हमें। देखिए ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी की तरह काम करता है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है इन द सेंस दैट एक पार्लियामेंट के कानून के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। 1978 में ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। और 1978 के बाद अगर आप देखें उस समय जो डिपॉजिट कवरेज था वो मेरे ख्याल से 30,000 से कम का इंश्योरेंस था। तो 1980 से ये ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू किया। और इसकी जो इंश्योरेंस कवरेज जो डिपॉजिट जो इंश्योरेंस जो है वो 1980 में 30,000 था, फिर 1993 में ये 1 लाख बन गया। और 93 के बाद बहुत लंबा अरसा तक ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। 2020 में 5 लाख कर दिया गया। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप एक्सटेंशन है। तो अगर सरकार में से कोई इनिशिएटिव ना आती है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड ट्रेड गारंटी कॉर्पोरेशन में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो जैसे पिछले साल में डिपॉजिट की प्रीमियम भी बढ़ गई
और इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ गया। पर जो झा साहब ने एक बहुत बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट इशू को रेज किया, मैं समझता हूँ कि इस इशू को बहुत जल्दी एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो करीबन 2000 ऐसे बॉडीज हैं जिसको DICGC कवर करती है और उनसे प्रीमियम लेती है। पर उसमें 107 और 110 करीबन कमर्शियल बैंक्स हैं और 1800 ऐसे हैं जो आपके जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और समस्या आ रही है ये कोऑपरेटिव बैंक से और थोड़े बहुत रीजनल रूरल बैंक से भी आती है, थोड़ा बहुत समस्या आती है, पर मेनली कोऑपरेटिव बैंक जिसका संख्या 1800 के ऊपर है। इसमें कई बैंक मल्टी स्टेट बैंक्स हैं, कई बैंक सिर्फ अर्बन हैं, कई रूरल हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने एक समस्या के इलाज के लिए एक सॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस हो, और सरकार ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जिससे कि 90 दिन में हो जाए उसका किया गया है। पर जो समस्या का जो असली कारण जो है कि जो कोऑपरेटिव बैंक में समस्या क्यों ज्यादा हो रही है, उसमें क्या पॉलिटिसाइज मैनेजमेंट है कि नहीं, कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपके डिफरेंट बैंक्स कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं उनसे सेम रेट में लेकर, तो एक इक्विटी का भी इश्यू आता है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो प्रिंसिपल कि जिसका रिस्क ज्यादा हो उसका प्रीमियम भी ज्यादा हो, तो वो भी मेरे ख्याल से समय आ गया है उसका भी रिव्यू करें। तो एक सामग्रिक रूप से मेरे ख्याल से जो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो स्पेस जो है उसको पूरी तरह से एक समीक्षा कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी तक जो नियम का परिवर्तन किया गया है ये एक आंशिक परिवर्तन है, ये सामग्रिक नहीं है। एक सामग्रिक समीक्षा से मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर से और भी जो कमियां जो नजर आ रही हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट आपसे भी। झा सर, भट्टाचार्य सर कह रहे हैं कि एक नियम के तौर पर परिवर्तन हुआ है, समग्र परिवर्तन की जरूरत है, बैंकिंग सेक्टर में भी हम बड़े सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिव्यू की ज़रूरत है, या आप जल्द ही वो बदलाव होता देखना चाहते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो IBC इंसॉल्वेंसी कोड जो अनाउंस जिसके तहत पे अभी रिकवरी हो रहा है बैंक के लेंडिंग का, इसको और मजबूत बनाना है। ठीक है, क्योंकि जब ये कोड आया था 4-5 साल पहले, तो इसका ये था कि 270 दिन में रेजोल्यूशन हो जाएगा, जबकि कोई कंपनी का रेजोल्यूशन करना हो तो ताकि लेंडर्स जो बैंक्स हैं उनको पैसे जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन एक तो ऑफ कोर्स ये जो कोविड के कारण से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन और भी लीगल इश्यूज आ गए हैं इसमें, और इतने ज़्यादा लीगल इश्यूज आ गए हैं कि बहुत डिले हो रहा है इसमें, इस रेजोल्यूशन में IBC के अंदर। तो इसको हमें किसी तरह से और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि जो 270 डेज जो पहले बताया गया था कि 270 डेज में रेजोल्यूशन हो जाएगा, इसको हम किसी तरह से हमें अडेयर करना बहुत ज़रूरी है। इससे बैंकिंग सेक्टर का पोजीशन और भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल झा सर आपका, शिव कुमार झा सर आपका और AK भट्टाचार्य सर आपका, दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।